दोस्तों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे द क्रिएटिव सैजिटेरियस। ये हमारा पॉडकास्ट है भारत एंड जियोपॉलिटिक्स। और हम आज एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करेंगे, जो अभी भारत और रूस के बीच में एक गेम चेंजिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ नहीं है, बल्कि ये होने वाला है। अभी उसके ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट पुतिन ने अप्रूव किया है, तो अभी इस पर बातें चल रही है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे वक्ता हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित वक्ता हैं, डॉक्टर आदित्यन जी। डॉक्टर आदित्यन जी प्रेसिडेंट है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। तो उनसे हम बात करेंगे। तो शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रिव्यू जरूर करें। जब तक आप अपने विचार देंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमें और किस तरह की बातें करनी चाहिए। इसके लिए आपका कमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो डॉक्टर आदित्यन जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे बात करने के लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं। जो आज का हमारा मुद्दा है कि ये जो गेम चेंजिंग एग्रीमेंट है अभी जो होने वाला है इंडिया और रशिया के बीच मिलिट्री लॉजिस्टिक को लेकर, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बात करने के लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं। हरिप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने मंच पर मुझे पुनः निमंत्रित किया और आपसे चर्चा करने में मुझे बहुत हर्ष होता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे विषय लाते हैं जो भारत की भू राजनीति के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जी। और इस चर्चा से हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम भारत के पॉलिसी प्लानर्स जो हैं, जो नीति निर्णायक जी। दल हैं, जी। उनकी विचारधारा पे, उनकी प्रक्रिया पे कुछ सकारात्मक प्रभाव डालें। जी। तो सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो अभी एग्रीमेंट होने वाला है रसिया और इंडिया के बीच में, इससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप जरा हम लोगों को बताएं। देखिए, भारत और रूस के जो संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध काफी अच्छे रहे हैं। मुझे इतिहास को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी को पता है कि रूस और उसके जो पहला अ, था यूएसएसआर, जी। उन्होंने भारत को कितनी सहायता दी थी 1971 में। जी। और यूएसएसआर और सोवियत समूह और रूस से भारत को जो शस्त्रों का निर्यात होता रहा है, उस शस्त्रों की आपूर्ति करते रहे हैं वो लोग, उससे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। और यह चलता आ रहा है। ठीक है, बीच बीच में कुछ नोक झोंक भी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ मधुर ही है, जी। सब संबंध मधुर हैं। बीच बीच में कुछ नोक झोंक भी हुई हैं, कुछ गिले शिकवे हुए हैं। लेकिन अगर एक दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो संबंध हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इससे दोनों राष्ट्रों को लाभ ही पहुंचेगा। तो हमारी एक संधि हुई थी 1971 में, मैत्री संधि, जो 25 साल के लिए थी। जी। उसके बाद हमारी उनके साथ सामरिक जो सहयोग है वो चलता आ रहा है। जी। और जो सामरिक तकनीकी सहयोग चल रहा है, हम्म। उसके अंतर्गत भारत में भी शस्त्रों का निर्माण होगा, कुछ राइफल्स का निर्माण होगा, बंदूकों का। और उन्होंने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का निर्यात हमें किया है, उससे हमें लाभ हो रहा है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, लेकिन ये जो इसको बोलते हैं रीलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट, तो उसमें यह है कि द्विप पारस्परिक द्विपक्षीय रसद समझौता होना है सामरिक क्षेत्र में। जी। तो उसमें ये है कि हमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं,
हमें जो आपूर्ति की चीज़ें हैं, हमें उनके पोर्ट्स हैं, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, उनका उपयोग करने का अवसर मिलेगा अगर हमें आवश्यकता पड़ी। और इसी प्रकार से रूस को भी भारत की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो पोर्ट्स हों, नेवल बेसिस हों, या एयर स्ट्रिप्स हैं, और रिपेयर फैसिलिटीज हैं, उन सब का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। तो ये जो समझौते होते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम किसी को शुल्क रहित सहायता दे रहे हैं। जो भी उसका जो मार्केट रेट होता है, वो दोनों राष्ट्र एक दूसरे को देते हैं। जी। तो लेकिन समझौता होने का एक ये लाभ होता है कि आपके पास, जैसे ये 5 साल के लिए है, जी। और 5 साल के बाद ये अपने आप से ही दोबारा रिन्यू। रिन्यू हो जाएगा। तो उसमें यह है कि आपको हर एक चीज के लिए आइटम बाय आइटम कोई करार नहीं करना पड़ता। आपके पास पहले से ही एक करार है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कैसे किसको क्या करना है। जी। अच्छा, इसका सामरिक क्या महत्व है? देखिए, जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, से एक आर्कटिक महासागर, जी। जो इस समय बहुत ही ठंडा है लेकिन गर्म होता जा रहा है, अच्छा। तो वहाँ बर्फ जो है ना, हिम पिघल कर जल बन जाएगा। जी। तो वो एक ट्रेड रूट बन जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ सहायता चाहिए, हमें पोर्ट पे लैंडिंग फैसिलिटीज चाहिए, वो सब हमें रूस से मिल जाएगा। ये और किसी राष्ट्र से नहीं मिल सकता, हाँ हाँ। क्योंकि जो रूस का जो वहाँ पे क्षेत्रफल है आर्कटिक में, वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। अमेरिका का भी उतना नहीं है। हम्म। अमेरिका का तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो अलास्का की वजह से है। जी। और अलास्का भी पहले तो रूस का ही होता था, रूस ने हाँ, बेच दिया था अलास्का को। मैंने इसके बारे में भी पहले काफी रिसर्च किया था, और जो जानकारी मुझे मिली थी, एक्चुअली ये रूस के जो सरकार या पहले जो वहाँ राजा थे, ये उनका नहीं था। ये एक्चुअली वहाँ के जो कुछ व्यापारी थे, वो लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे सील मारते थे और उसका व्यापार करते थे। धीरे धीरे जब वहाँ पे सील मिलना कम हो गया, तो उस व्यापारी को लगा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, तो उसने एक मैक्सिको के व्यापारी को बेच दिया। तो उस मैक्सिको के व्यापारी से यूएसए ने ले लिया, और जब यूएसए के कंट्रोल में आया, तो यहाँ पे उसको माइंस वगैरह मिले, मिनरल्स वगैरह मिल गए, तो उसका वैल्यू बढ़ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि रसिया भी शायद क्लेम नहीं कर पाता है अपना कि ये क्षेत्र मेरा है। नहीं, ये पहले था, आप नहीं क्लेम कर पाते, लेकिन जो अमेरिका को आर्कटिक में जगह मिली, हम्म। जो आर्कटिक सर्कल है उसमें, वो अलास्का की वजह से मिली, नहीं तो अमेरिका का कोई वहां है नहीं। से कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध नहीं था। सिर्फ अलास्का की वजह से हुए। मैं ये बात इस वजह लिए लेके आ रहा हूँ, हम्म। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अमेरिका और रूस के साथ एक साथ ऐसे समझौते नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ, मेरा भी क्यों मेरा नहीं कर सकते? क्योंकि जो क्षेत्रीय सुविधाएं हैं वो हर राष्ट्र की अलग अलग हैं। हाँ हाँ। अगर हमें आर्कटिक महासागर में अपने निर्यात के लिए अपने पोत, जिसको मर्चेंट वेसल्स बोलते हैं, वो भेजने हैं, हाँ हाँ। के सपोर्ट के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके रिपेयर के लिए, उनकी मरम्मत के लिए हमें किससे सहायता मिलेगी? हम्म। जितने भी आर्कटिक सर्कल के जो राष्ट्र हैं, हम्म। उससे ही मिलेगी। हम्म। और उसमें सबसे बड़ा राष्ट्र रूस है। तो ये एक बहुत ही मतलब दूरगामी परिणाम है इसके। बिल्कुल। और रूस को हिंद महासागर में हाँ भारत से उसका। सहायता मिलेगी। हाँ, उसका कोई एक्सेस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके पास में और कोई है नहीं। उनका कोई एक्सेस नहीं है, और कोई उनको
सहायता देगा नहीं। हम्म, जो बना है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और हम्म, क्वाड, जी, जिसको हिंदी में हम कहना चाहेंगे चतुर्पक्षीय हम्म, समझौता या चतुर्पक्षीय संवाद, सुरक्षा संवाद, हम्म, उसमें रूस का कोई ना तो योगदान है, ना कोई हिस्सा है। हम्म, तो उन्हें कोई कोई ना कोई ऐसा राष्ट्र चाहिए हिंद महासागर में जो उनकी सहायता कर सके, और उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। हम्म, अगर वो हमारी जो सुविधाएं हैं, हाँ, फैसिलिटीज हैं, जी, उनका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। और हम्म, उसमें जो सेना दल हैं हम्म, वो भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पोर्ट्स हैं या लैंड का है। हम्म, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो पहले से ही होती रही हैं। हम्म, उसके साथ हमारी एक ट्राईलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई थी हम्म, व्लादिवोस्टोक के जो पोर्ट है उसमें। इसको कहा गया था एक्सरसाइज हम्म, को इंत्रा। तो ऐसी हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस अमेरिका से भी हो रही हैं। तो हम्म, आप इस बात पर गौर कीजिए जी, कि भारत एक अल्टीमेट बैलेंसर है भू राजनीति में, हाँ, जिसको कहते हैं ना कि परम संतुलन करता, जी, निर्णायक संतुलन करता। जी, तो इसमें हमें इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमने हाँ, इतने सारे राष्ट्रों से किया है। इसमें कोई आप पे जबरदस्ती नहीं होती। हम्म, अगर आपका समझौता है भी, तो हम्म, कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता जब तक कि आपकी सरकार अनुमति ना दे। समझौता होने के पश्चात भी अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, मेरे मेरे दिमाग में एक्चुअली जो दो प्रश्न थे वो थोड़े ये थे, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग थे ऐसे। एक क्लॉज तो इसमें ये है कि रसिया और इंडिया ज्वाइंटली कहीं भी अपने फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। हम्म। इसमें एक क्लॉज ये भी है हम्म। कि अपने फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। और कभी भी इस रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे कि चांसेज हो सकते हैं कि चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हो तो यूएसए भी इन्वॉल्व हो जाए उसमें, और जापान भी इन्वॉल्व हो जाए। तो उस केस में अगर रसिया अगर चाहता है यहाँ पे इंटरफेयर करना, तो उस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्या? तो ये जो दो देखिए, जो जो किसी भी राष्ट्र की प्रभुसत्ता होती है, जी, उस पे कोई आंच नहीं आ सकती। आपका समझौता है फिर भी आप मना कर सकते हैं। आप पे ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता कि आपकी सरकार कह रही है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, हम्म, और वो जबरदस्ती बलपूर्वक हम्म, हम्म, आपकी सुविधाओं का दुरुपयोग करे। ये कोई सामरिक संधि नहीं है, हम्म, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज है, रसद विनिमय का समझौता। जी, और इसमें दोनों राष्ट्र एक साथ काम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, किंतु इसको हमें इसको इसका कोई हवा नहीं खड़ा करना चाहिए कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपकी सरकार बहुत सक्षम है, आपकी सरकार हमेशा ये कह सकती है कि हम्म, ठीक है, इस समय ये हमारे राष्ट्र के हित में नहीं कि आप ये सुविधाएं उपयोग करें। जी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रूस है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो जापान है। हम्म, जितने भी राष्ट्रों के साथ हमारे ऐसे अ, विनिमय समझौते हैं, रसद विनिमय समझौते हम्म, अ, सामरिक क्षेत्र में, आपकी सरकार हमेशा सर्वदा अपना निर्णय अपनी प्रभुसत्ता के अनुसार ले सकती है। उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कि हमारा ये समझौता है इसलिए हम भेजेंगे अपने सेना बलों को आपके पोर्ट में या आपके एयरपोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इससे मतलब है कि इंडिया को ज्यादा बार्गेनिंग पावर मिलता है, लीवरेज ज्यादा मिलता है। ये तो बहुत सही बात है कि आप हर राष्ट्र के साथ ऐसा समझौता कर सकते हैं। ये सैन्य संधि नहीं है। हम्म,
लोगों को ऐसा गलत फहमी रहती है कि ये कोई सैन्य संधि है, इससे आपके ऊपर ये मिलिट्री अलायंस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भारत ने अपना नीति ऐसा निर्णायक बनाई है कि जी। आप किसी भी राष्ट्र के साथ सैन्य संधि नहीं करेंगे। मैत्री संधि कर सकते हैं, हम्म। लॉजिस्टिक्स एक्सपो एक्सचेंज एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसको रसद विनिमय समझौता बोलते हैं। जी। तो उसमें दोनों राष्ट्रों को भी फायदा होता है इससे। जैसे जैसे अमेरिका से जो किया है, तो हम्म। अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, अगर उनको जैसे फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, तो हम्म। विशाखापत्तनम में जाके या चेन्नई में जाके वो रसद ले सकते हैं, और उसको उनको पैसा देना, पूरा पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप ये एक क्रय विक्रय कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं। जी। और जो भी रिपेयर फैसिलिटीज हैं उसका उपयोग करने के लिए भी, मरम्मत करने के लिए युद्धपोतों की, या आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो फैसिलिटीज हैं, उसका आपको पूरा भुगतान मिलेगा। तो जी। ये तो भारत के लिए अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और राष्ट्र कर देगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। और नहीं। अगर आप हिंद महासागर के क्षेत्र में देखें तो हम्म। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो फिर बाद में ऐसी फैसिलिटीज बना सकते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो या इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो। सिंगापुर तो बहुत छोटा सा राष्ट्र है, उनके जी। पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन बाकी हिंद महासागर के क्षेत्र में, चाहे वियतनाम है, वो ऐसे अपनी सुविधाएं दूसरे राष्ट्रों को देंगे। तो उसमें उनको जो है विदेशी मुद्रा मिलेगी। जी। तो आप अपने राष्ट्र के लिए उपयोग क्यों नहीं कर सकते? हम्म। चाहे वो रूस हो या जापान हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, तो सुविधाएं तो सभी को ही बेची जा सकती हैं। क्योंकि ये जो संधि है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ये यूएसए से भी काफी दिनों से प्रयास चल रहा था। यूएसए से काफी प्रेशर भी रहा है इस तरह के एग्रीमेंट के लिए। इंडिया इसको अवॉइड करता रहा है। इवन कि रसिया के साथ इस तरह की बातचीत काफी दिनों से चल रही है। अब क्या। देखिए, अमेरिका से ये बातें सन 2000 से, जब एक पहला फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया था, और अब उनके साथ पांच छह ऐसे समझौते साइन किए गए हैं, जिसमें है बेका, कॉमकासा, हम्म। लेमोआ, वो जितने भी उनके नाम बनाए गए हैं अंग्रेजी में। हम्म। अ, तो वो अब सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं दोनों पक्षों के, अमेरिका के साथ। जी। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। रूस से भी 2017 से ये बातचीत चल रही थी। तो हम्म। अभी जाके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी जो पार्लियामेंट है, जिसको डूमा बोलते हैं, उनको ये जो उसका जो समझौते का ड्राफ्ट है वो रिलीज किया है, अप्रूव करके। तो हम्म। इसमें मुझे तो कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। तो इससे भारत की गरिमा पे चार चांद लग जाते हैं कि आपके साथ हर एक कोई आपसे सहायता लेना चाहता है। आप इतने सक्षम हैं कि आपकी सुविधाएं हम्म। सभी राष्ट्र मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई बलपूर्वक उनका उपयोग नहीं कर सकता। सब। आपको ये अधिकार है हम्म। कि आप अनुमति ना दें कि हमारे राष्ट्र के हित में हम्म। इस समय ऐसा संभव नहीं है, तो आप ये उपयोग नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी के पिछलग्गू तो है नहीं। जी। जी। मेरे आप मेरे दिमाग में वही प्रश्न था कि कभी भी कंफ्लिक्ट होता है इस रीजन में किसी भी तरह का, और मल्टीपल पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, उस समय जिनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट है वो प्रेशराइज कर सकती है कि भाई हमारा आपके आपके साथ एग्रीमेंट है तो आप मना नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास समझौता ना भी हो तब भी आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। मैं हाँ। आपको बताऊंगा, अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर बहुत दबाव डाला था कि आप अपने हाँ। सैनिकों को भेज हाँ दीजिए। क्या हुआ? बिल्कुल वाजपेयी बिल्कुल। जी ने मना कर दिया था। हाँ। उससे पहले इराक में भी भारत के हाँ। हाँ बिल्कुल। सेना बलों को भेजने की पेशकश की गई थी, और हम्म। भारत ने मना कर दिया था।
तो भारत की जो नीतियां हैं वो ऐसी हैं कि अगर हम अपने सेना बलों को भेजेंगे तो वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के अनुसार पीस कीपिंग के लिए, शांति बनाने के लिए भेजेंगे, किसी को युद्ध करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ये एक नीति है, वो बहुत लंबे समय से चलती रही है। भारत ने कोरिया का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में भेजे गए थे। किसी राष्ट्र को, अमेरिका को या किसी और राष्ट्र को सैन्य सहायता देने के लिए नहीं भेजे गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे मन में यही दो प्रश्न थे इस संधि के बारे में, जो मुझे कुछ कंफ्लिक्टिंग लग रहा था। आप अगर कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं इसमें तो जोड़ सकते हैं, हम लोग के पास समय है अभी। देखिए, अगर आप देखें भू राजनीति, तो इस समय हमें, अगर आप हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखें, जी, उसमें चीन की काफी दादागिरी चल रही है। बिल्कुल। चीन अपना आधिपत्य हर जगह जमाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जी, और उसमें हर एक राष्ट्र को, एशिया के हर एक राष्ट्र को, खासतौर से पूर्व एशिया के राष्ट्रों को बहुत ही भय है चीन से, कि चीन उनके द्वीपों को ले लेगा, कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपना मान बना रहा है। जी, और इस संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि हम जितनी भी महाशक्तियां हैं उनसे अच्छे संबंध रखें। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद में ही सम्मिलित हों। उनका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि अ, अमेरिका का प्रेजेंस तो ऑलरेडी इस रीजन में है, उसके बेसेज हैं, कई बेसेज हैं इस रीजन में। रसिया का प्रेजेंस नहीं है इधर। अमेरिका के 850 बेसेस अमेरिका से बाहर है, और वो पूरे विश्व में हर जगह हैं। ठीक है, जी, तो अमेरिका से जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, हमें उनका उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है अगर हमें आवश्यकता पड़े। किंतु रूस से अगर हम देखें तो उनकी जो पोर्ट सिटी है व्लादिवोस्टोक, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक का एक जो है कमर्शियल रूट, मर्चेंट नेवी का, उसको विकसित करने की बातचीत हो रही है। अच्छा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2050 में जो आर्कटिक महासागर है हाँ, उसमें इतनी गर्मी आ जाए कि वहां से मर्चेंट वेसल्स जाने लगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेस चाहिए, और वो व्लादिवोस्टोक हमें देगा। क्योंकि हम सब चीन के आगे नहीं छोड़ सकते। चीन अभी भी कह रहा है कि वो तो एक कोट अनकोट नियर आर्कटिक स्टेट है, आर्कटिक के निकट के राष्ट्र हैं, जबकि वो 1000 से ज्यादा मील दूर हैं आर्कटिक से। तो इन बातों के दूरगामी परिणाम होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत सरकार रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहती है। और उसमें रूस, भारत और चीन में जो एक त्रिकोण है, इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि रूस को भी चीन से बहुत डर है। चीन, ऐसा समय आएगा कि रूस का जो उत्तर पूर्वी एशिया में जो क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा और आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा। और रूस को पता है कि चीन की मंशा क्या है। और उस संदर्भ में रूस के हित में है कि रूस भारत से अच्छे संबंध रखे। रूस के हित में तो ये भी है कि वो जापान से भी अच्छे संबंध रखे।
किंतु वो 4 द्वीप हैं, क्यूराइल आइलैंड्स, हाँ हाँ। उसके बारे में, उसके विषय में रूस और जापान में झगड़ा चल रहा है। अच्छा। क्यूराइल आइलैंड्स जो थे, द्वीप थे, वो पहले जापान के थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम्म यूएसएसआर यानी कि सोवियत समूह ने उस पर कब्जा कर लिया था। अगर रूस और जापान हम्म इस बात पे समझौता कर ले, हम्म। अगर रूस वो द्वीपों को जापान को दोबारा दे देता है, तो रूस और जापान के संबंध अच्छे हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम एक त्रिकोण और शुरू कर सकते हैं, जापान, भारत और रूस का। जी। उसका क्या, किस पे प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि तो चाइना और जापान जो है बिल्कुल दे आर एनिमी। उसमें कोई उनका वो एक इसमें दूसरे। कोई संदेह नहीं है। हाँ। तो भारत का प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम अपने सहयोगी राष्ट्रों को और मजबूत बनाएं, हम्म। और ऐसे त्रिपक्षीय चतुर्पक्षीय समझौते करें जिससे कि भारत की सुरक्षा को और शक्ति मिले। और हर एक बात संभव हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संभव नहीं है भू राजनीति में। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम चीन को आइसोलेट करें। तो नहीं, समय है अभी हमारे पास। अभी करीब 10 मिनट का समय है। हाँ, तो उस प्रयास में चीन को आइसोलेट करने में हमें जापान से भी सहायता मिल सकती है, हमें रूस से भी सहायता मिल सकती है, और हमें एक और राष्ट्र उससे सहायता मिल सकती है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। तो जैसे मैंने आपसे बात की कि ये चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। अगर भारत के राजनैतिक, कूटनीतिक मस्तिष्क सोच रहे हैं, तो हमें अपने ऐसे संवाद आरंभ करने चाहिए। और हम्म उसमें एक ऐसा सुरक्षा संवाद हो सकता है जिसमें भारत, हम्म जापान और साउथ कोरिया हों, त्रिपक्षीय। और उसको चतुर्पक्षीय करने के लिए हमें उसमें रूस में लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तरफ तो अमेरिका से निर्धारित जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सुरक्षा के जो अ, समझौते हुए हुए हैं, उससे चीन आइसोलेट होता है। और भारत अपना प्रयास करे कि ऐसे सुरक्षा संवाद बनाए हम्म। जिससे चीन को फिर अलग थलग किया जा सकता है। तो उसमें हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये जो कोल्डनेस है जापान और रूस के बीच में, यह कम की जाए, और इन दोनों राष्ट्रों को, साउथ कोरिया के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, हम एक मंच पे लेके आए, और रूस के साथ द्विपक्षीय रसद समझौता विनिमय समझौता करने का हमें लाभ ये होगा कि इससे रूस की सुरक्षा को सहायता मिलेगी, हमारी सुरक्षा को सहायता मिलेगी। दोनों मित्र देश हैं, दोनों के हितों को मजबूती मिलेगी। आपको हर बात को देखना चाहिए और उसके परिणामों की परिकल्पना करनी चाहिए, और उसके अनुसार अपने हितों के लिए जो आपकी नीतियां हैं उनको कार्यान्वित करना चाहिए। हाँ, जापान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये दिखती है कि उसको अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जापान जरा भी कोई अपनी सॉरी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है कि वो अमेरिका के शैडो से बाहर आए। ये आपने बहुत जो बात कही है, ये बहुत ही ठीक है। किंतु अगर रूस और जापान में समझौता हो जाता है, हम्म। और उसमें जो 4 द्वीप हैं जी जो सोवियत समूह ने कब्जा कर लिया था, अगर वो जापान को वापस मिल जाते हैं, जी। तो उन दोनों राष्ट्रों के बीच में
मैत्री हो सकती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। कहा जाता है कि कोई हमेशा के लिए आपका शत्रु नहीं होता, कोई हमेशा के लिए आपका मित्र नहीं होता, सिर्फ आपके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, आपके हितों की बात होती है। तो जापान भी इसी तरह से चलेगा। जी। तो है नहीं कि वो हमेशा अमेरिका की ही बात मानता रहेगा। हम्म। विशेषतः उस परिस्थिति में जब उसको उसके क्यूराइल द्वीप जो हैं वो हम्म। रूस वापस कर देता है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है जी। 1945 से, हम्म। इसको हम समाप्त कर सकते हैं अगर हम अपने कार्ड्स को अच्छी तरह खेलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदित्य जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम लोग आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा। भारत रूस मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर नई जानकारियां आपको मिली होगी। यदि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी समीक्षा जरूर दें, क्योंकि आपके समीक्षा की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपकी सहभागिता से हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद मिलती है। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें और आप हमारे नए एपिसोड के अपडेट से जुड़े रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार हरि प्रकाश जी, आगे दोबारा से आपका आभार प्रकट करता हूँ, जी। क्योंकि आपकी चर्चा बहुत विशेष होती हैं और मुझे ऐसा अवसर मिलता है कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं सबके समक्ष। नमस्कार।